नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट 100। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा। रानी रामपाल की टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में 49 साल बाद महिला हॉकी टीम ने जगह बनाई। भारतीय टीम ने गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर किए 2 गोल की मदद से 3 बार चैंपियन को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पीवी सिंधु ने न केवल एक योग्य पदक जीता, बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयासों को भी देखा है। पीएम ने कहा 130 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, क्योंकि ये अमृत महोत्सव बना रहे हैं। भारतीय महिला टीम की जीत पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, मुझे गर्व है कि इस विजयी टीम ने 9 खिलाड़ियां हरियाणा से हैं। देश प्रदेश को उम्मीद है कि बेटियां पदक जीतकर लौटेंगी। भारतीय महिला टीम की जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, महिला हॉकी टीम ओलंपिक पर हर कदम के साथ इतिहास रच रही है। हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, शानदार जीत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो ओलंपिक में प्रवेश कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश को आप पर गर्व है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दी। जीत के हीरो भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश रहे, जिन्होंने 4 बेहतरीन बचाव किए। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुजंत ने 16वें और आर्थिक सिंह ने 57वें मिनट में गोल दागा। भारत ओलंपिक में 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। इससे पहले 1972 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि भारतीय टीम को 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में फाइनल में उतरेंगी। कमलप्रीत पदक जीतने में कामयाब रही तो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद ओलंपिक में ओलंपियन सुरेश पलाड़ के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। ओलंपियन सुरेंद्र पलाड़ के घर पर परिजनों ने जीतकर जश्न मनाया। सुरेंद्र के कोच ने कहा, भारतीय हॉकी टीम का हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैच में सुरेंद्र ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। सुरेंद्र के पिता ने कहा कि जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, उससे अब पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में टीम मेडल लेकर उतरेगी। ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही सोनीपत की महिला हॉकी खिलाड़ी निशा के परिवार को मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता भेजी है। सीएम के प्रतिनिधि ओएसडी गजेंद्र फोगाट निशा के घर पहुंचे और उन्होंने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। महिला हॉकी खिलाड़ी निशा का घर महज 25 गज में बना हुआ है। गरीबी से जूझते हुए निशा देश को मेडल दिलवाने के लिए हॉकी टीम में खेल रही है। वहीं सोनीपत से हॉकी टीम में खेल रही दूसरी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर भी गजेंद्र फोगाट पहुंचे और आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से निशा और नेहा की हर संभव मदद की जाएगी। कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया। पीएम आज ई-रुपी प्रीपेड वाउचर लॉन्च करेंगे। डिजिटल पहल को बढ़ावा देते हुए पीएमओ ने कहा कि पिछले सालों के दौरान इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए ये कई कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि सरकार और लाभार्थियों के बीच सीमित संपर्क बिंदु रहें। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से घग्गर नदी भी उफान पर है। सिरसा में जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 33,500 क्यूसेक पानी सिरसा पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर से घग्गर के आसपास खेती करने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ा दी।
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से हरियाणा के कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गए। सोनीपत में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। सोनीपत जिले में अभी तक किसानों को यमुना से पानी से नुकसान है। तो वहीं दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से काफी करीब है। ऐसे में अगर और पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया तो सोनीपत जिले में बाढ़ का खतरा बन जाएगा। गोहाना के बस डिपो परिसर में जमा बरसाती गंदे पानी में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बस डिपो के परिसर के साथ लगती विष्णुनगर कॉलोनी के लोगों ने बस स्टैंड पर सूचना दी। बस स्टैंड इंचार्ज ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से कोई आईडी प्रूफ या पहचान पत्र नहीं मिला। मृतक की उम्र 45 से 50 साल बताई जा रही है। शव 3 से 4 साल पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर ट्रक ने पीछे से टक्कर एक कार ने मारी। कार में सवार परिवार के पति पत्नी और बच्चे थे। हादसे में परिवार के 3 लोग घायल हुए। वहीं महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। सोनीपत के मुरथल में नेशनल हाईवे पर नांगल खुर्द गांव के पास सवारी बिठाने के लिए रुके निजी बस चालक और मालिक से लूट का मामला सामने आया। आरोपियों ने ड्राइवर और मालिक पर हमला करके 6,000 रुपए की नकदी लूटी, जिसके बाद पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 10 आरोपियों को बुला लिया। पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेड की। रेड में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 25 इंजेक्शन नशे के, 600 नशे के कैप्सूल और इसके अलावा दूसरी सामग्री इकट्ठी की गई। आपको बता दें कि 16 सेक्टर के अंदर पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोग नशा सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं नशे के स्केल में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि साल 2019-20 में अवैध खनन पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने राजस्व को लगभग 203 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बल्लभगढ़ विधानसभा में देश के कोने कोने से लोग रहते हैं। उनका यह प्रयास है कि बल्लभगढ़ विधानसभा किसी भी तरह लोगों को परेशानी वहां पर ना हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पर विकास के कार्य हो सके। कमर्शियल वाहनों पर शर्मा ने कहा कि सरकार के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर सख्त सरकार है और इसके लिए बाकायदा 10 साल का नियम है। नियमों के विरुद्ध कोई भी कमर्शियल वाहन चलने नहीं दिया जाएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता बुक्कल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है। गीता बुक्कल ने कहा कि दोनों ही सरकारों की गलत खेल नीति की वजह से खिलाड़ी हतोत्साहित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हुड्डा शासनकाल में पदक लाओ और पद पाओ की नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा। कांग्रेस की खेल नीति का ही परिणाम था कि उस दौरान दूसरे प्रदेशों में भी खिलाड़ी ये महसूस करते थे कि अगर वो हरियाणा में पैदा हुए तो उन्हें रोजगार के साथ साथ वो करोड़पति भी बन सकते थे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। कृतिका नक्षत्र लगने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना के चलते उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर महाकाल मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के भस्म आरती हुई। महाकाल मंदिर में जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन लगाई है। मास्क डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश करने पर 48 घंटे के अंदर ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। सावन महीने के दूसरे सोमवार को सोनीपत में 900 साल के प्राचीन शंभू दयाल मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का ध्यान कर आराधना की। होडल के गांव बासवा में किसान की लगभग 300 एकड़ धान की फसल बारिश के चलते नहर के ओवरफ्लो होने की वजह से जलमग्न हो गई। कोरोना की मार के बाद प्राकृतिक आपदा ने भी किसानों को नहीं बख्शा। होडल विधायक जगदीश नायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे होडल से विधायक जगदीश नायक ने किसानों की समस्या का दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या के बारे में किसानों को अवगत कराना चाहिए था, जिसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त नरेश निर्वाल से इस बारे में बात की। समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों की हुई बर्बाद फसल के मुआवजे की बात की गई। देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया। नीलम बाटा रोड पर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर छापा मारा और 37 लोग गिरफ्तार किए।
पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली एनसीआर की हैं जो यहां पार्टी के लिए आई थी। सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली एक युवती ने इन सभी लड़कियों को फरीदाबाद बुलाया था। पुलिस ने 4 दिन पहले होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में बच्चों द्वारा दूध गर्म करते वक्त दूध गिर जाने से नाराज मां ने बच्चों की बुरी तरह पीटा। बच्चे के कपड़े उतारकर उन्हें घर से बाहर किया, उनका वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शिकायत देकर आरोपी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है थाने में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में जैसा ही कोर्ट का आदेश होगा वैसे ही यहां पर कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की कस्टडी होगी। ढोसी से गांव कुलताजपुर के चैवन ऋषि में तपोभूमि भूमि पर दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। पहाड़ी का हरियाणा वाला भाग नारनौल में तो राजस्थान वाला भाग झुंझुनू में स्थित है। नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने ढोसी से पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। किसान और युवाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी किसान आंदोलन कमजोर समझने की भूल ना करे। किसान आंदोलन मजबूत है और रहेगा। सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन मजबूती के साथ चलेगा। किसान और युवाओं के बीच सभी बिरादरी के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम किसान आंदोलन को दें। धर्मनगरी में सिखों के ने महापंचायत में भरी हुंकार। उन्होंने कहा कि गुणी प्रकाश के मुकदमा नहीं होगा। आंदोलन के 15 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुनी प्रकाश को लेकर प्रदेश स्तरीय सिख महापंचायत की गई, जिसमें हरियाणा प्रदेश से तमाम सिख समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सोनीपत के खरगोदा में बदमाशों ने हौसले काफी बुलंद देखे। वहीं दिन दहाड़े वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं। खरगोदा में बदमाशों ने आड़ती को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इस वारदात को देख लिया और जोर शोर से शोर मचाने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आरती को स्थानीय लोगों ने उठाकर खरगोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया। प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां सुनील को लगने के अंदेशा है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। इंद्री के भादसो गांव के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। सूचना मिलने से सनसनी फैल गई। भादसो के रहने वाले करीब 32 वर्षीय सुखविंदर ने अपने 2 बच्चों की मौत के घाट उतारने का फैसला खुद फांसी का फंदा लगा लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि सुखविंदर की पत्नी सीमा ने करीब 1 महीना पहले अपने पड़ोसी कर्णवीर के साथ शादी कर ली थी। पत्नी की इस हरकत से सुखविंदर लगातार तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि कर्णवीर और सीमा उसे बार बार फोन पर धमकियां देते थे। अंबाला के दुर्गानगर में 30 वर्षीय विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कैंट की रहने वाली नेहा की शादी 7 साल पहले संजीव के साथ हुई थी। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों पति पत्नी ने विवाद रहता था, जिसके चलते नेहा ने घर में सुसाइड कर लिया। मृतका के परिजनों का कहना है कि यह मामला हत्या का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से 200 से ज्यादा दवा उत्पादक शामिल हुए। सम्मेलन में आयुष विभाग पंचकुला के अधिकारी दिलीप मिश्रा भी उपस्थित रहे। एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष अनूप भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाइयां एलोपैथी का विकल्प बनी। आयुर्वेदिक दवाई बनाने में रिसर्च और डॉक्टर्स का योगदान बढ़ा, जिसमें विदेशों के अंदर भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों की भी डिमांड बढ़ी। बरसात से 2 मकानों की दीवार ढहने से बड़ा हादसा होने से बच गया। दीवार बढ़ने से कुछ चपेट में आए दीवार की ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और एक महिला के पैर में चोट लगी। कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था, जिसकी पुलिस और परिजन खोज कर रहे थे। 24 वर्षीय युवती ने होटल में आत्महत्या कर ली। युवती बल्लभगढ़ की रहने वाली है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की जांच में कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा। पलवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस अड्डे पर स्थित दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों ने जेसीबी दुकानों को तोड़कर सामान ले जाने के लिए आरोप लगाए। दुकानदारों ने दुकानों को खाली करवाने की साजिश कही। मौके पर विधायक दीपक मंगला और दूसरे लोग मौजूद रहे। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आई।
फतेहाबाद के जगजीवनपुरा के अंदर चोरी करते हुए 2 युवकों को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। ये चोर मोहल्ले के कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा के पास आर्मी कैंप के पास 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। कल भी जम्मू के अंदर डोमा में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। 24 घंटे में 40,627 नए मामले सामने आए। देश में एक दिन के अंदर 424 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक 4,80,000 से ज्यादा केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 29 नए मरीज। 3 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन अभियान देश में जारी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट पर। वादे के मुताबिक सरकार ने 31 जुलाई तक सेट किए टारगेट का 94.5% पूरा कर दिया। अनुमान लगाया गया था कि 31 जुलाई तक कोविशील्ड की 38 करोड़ खुराकें प्राप्त होंगी। 25 जुलाई तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संसद में दिए गए जवाब के अनुसार सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन की तरफ से 39 करोड़ से ज्यादा डोजेस मिली थी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच रोहतक में जिला अस्पतालों के अंदर पूरी तैयारी कर ली गई। खेड़ी साद के नाम से कायनूस अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू तैयार है। तीसरी लहर के में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। अस्पताल के निदेशक ने कहा, हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की नर्सरी नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर चलाई जा रही है। मानसून की बरसात में इस बार नगर परिषद VWD सहित अन्य कई विभाग की पोल खोलकर रख दी है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। साथ ही कोसली अनाज मंडी के अंदर खुले में अनाज रखा हुआ है, जो कि भीग रहा है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की वजह से यह अनाज अंकुरित हुआ है, उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसातें कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। भारी बारिश ने तेजी के साथ सब्जियों की पैदावार को अपनी चपेट में लिया। बरसात के कारण मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों की उपज बर्बाद हुई है, जिस कारण करनाल में सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिली। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो गई है। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कल रोहतक के IMT फेज 3 के इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वारदात वाली जगह पर पहुंचकर जांच की। NIA की टीम दिल्ली से जांच के लिए आई थी। चंडीगढ़ से भी ब्लास्ट से संबंधित एक्सपर्ट्स के लोग बुलाए गए। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया। उससे लिखे हुए स्लोगन शक्ति पर चिपकाकर प्रदर्शन किया। रादौर के अंदर गांव कंट्रोली में महिलाओं ने गांव के बाहर रखे शराब के ठेके पर ताला जड़कर जमकर नारेबाजी की। शनिवार को भी महिलाओं ने शराब के ठेके पर विरोध प्रदर्शन किया था। रविवार के दिन फिर से महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा। इस दौरान महिलाओं और ठेके के कारिंदों के बीच तीखी बहस हुई। प्रदेश भर में BPL परिवारों को 3 महीने से सरसों का तेल नहीं दिया जा रहा है। इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा BPL कार्ड धारकों के खातों में 250 रुपए डालने का प्रावधान किया गया।